सर मैं भी चैलेंज कर रही हूँ, देश की आजादी के बाद पहली बार बड़ी भारत की कैबिनेट में एक मुस्लिम मंत्री नहीं है। उलझा नहीं रहा हूँ, आप उलझी हुई हैं, उसे सुलझा रहा हूँ। एक ही दिन में याकूब मेनन का नमाज़े जनाजा हुआ और एक ही दिन में डॉक्टर कलाम का नमाज़े जनाजा हुआ। कोई नहीं गया डॉक्टर कलाम के नमाज़े जनाजा में, सब याकूब मेनन के नमाज़े जनाजा में। ठीक है, आपने उसी आम मुसलमान की हज सब्सिडी को खत्म कर दिया, कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्रियों को आप पैसा देते हैं। भैया कुंभ मेले पे मिला टैक्स और हज पे सब्सिडी, गजब का सेकुलरिज्म है। नहीं, वो किताब मैंने पढ़ी है, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा। ये देश आपके हिसाब से भुगत रहा है। जब नेहरू जी बने उसके जिम्मेदार गांधी जी थे। देखिए, जब पढ़े हैं तो सुनना क्यों चाहते हैं? आप तो पत्रकार हैं, राजनीति काहे कर रहे हैं? कहाँ बैठ करके और उसके बाद भी ना समझी दिखा रहे हैं, हिस्ट्री की किताबें कोट कर रहे हैं। खलीकुज़मा का नाम सुना है आपने? कौन थे ये? हिस्ट्री मैंने आपको लगातार 3-4 समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी, और आपको अनाड़ी नहीं मानता। गजब बेइज्जती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरी शो। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, न्यूज एंकर गरिमा सिंह और उनके कुछ कांग्रेसी पत्रकार साथियों के बीच में। दोस्तों डिबेट में सारे पत्रकार मिलकर सुधांशु त्रिवेदी को घेरने चले थे, लेकिन दोस्तों जिस तरह से सुधांशु त्रिवेदी ने इन सबको लपेटा है उसे देख के आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। एनडीए के पास बहुमत है, आप बाकायदा विधेयक ले आए और बहुमत होने के बावजूद आपने पारित नहीं कराया, आपने जेपीसी को भेज दिया। क्यों भेजना पड़ा जेपीसी को अगर आपकी वक्फ बोर्ड पर दलील जायज है तो? ताकि सबको हकीकत का पहचान हो जाए। अब एक और बात सुनिए, यह भारतीय दुनिया में इकलौता देश है जिसने अपने लुटेरों के बनाए हुए नियम को आजाद भारत में मान्यता दे रखी है। आई चैलेंज ए कंट्री बताइए दुनिया में जो लुटेरों के द्वारा लिखे गए इतिहास को प्रामाणिक मानता हो और उनके सरकारों के द्वारा दिए गए फरमानों को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देता हूं। मैं चैलेंज करके बताता हूं, एक देश बताइए। अच्छा, मैं भी चैलेंज कर रही हूं आपको, देश की आजादी में पहली बार। सर मैं भी चैलेंज कर रही हूं, देश की आजादी के बाद पहली बार बड़ी भारत की कैबिनेट में एक मुस्लिम मंत्री नहीं है, बीजेपी का एक मुस्लिम सांसद नहीं है, और ये देश की आजादी के बाद पहली बार हुआ है। ये इतना इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहां लेकर जाएगी भारतीय जनता पार्टी? जो आपने बात कही, इसलिए क्योंकि हमने जानते हैं किसको बनाते हैं। हमने आरिफ मोहम्मद खान साहब को बनाया है। सर आई एम टॉकिंग अबाउट पार्लियामेंट। मुझे बड़ी जिम्मेदारी से जवाब दीजिए सुधांशु जी, और दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिए। अरे मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूं कि मुस्लिम समाज का जो कंट्रीब्यूशन है उसको कभी ढेला पर माना है? पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का, कोई गया हो तो बताइए। आजमगढ़ के थे। ये बताइए, वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई, मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुला के सम्मान किया। कोई गया हो तो बताइए। अब सुनिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। एक ही देखिए, आप बीच उलझा नहीं रहा हूं, आप उलझी हुई हैं, उसे सुलझा रहा हूं। समझ गया मैं। एक ही दिन में याकूब मेनन का नमाज़े जनाजा हुआ और एक ही दिन में डॉक्टर कलाम का नमाज़े जनाजा हुआ। कोई नहीं गया डॉक्टर कलाम के नमाज़े जनाजा में, सब याकूब मेनन के नमाज़े जनाजा में। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी, ठीक है नहीं, ये ठीक है, इसी को समझिए। सुधांशु त्रिवेदी ठीक है, समझिए। सुधांशु त्रिवेदी कहे कि मोदी कैबिनेट में 73 मंत्रियों में से एक भी मुसलमान सांसद क्यों नहीं? एक भी सांसद बीजेपी का मुसलमान क्यों नहीं है? 20 करोड़ मुसलमानों में से बीजेपी को एक भी मुसलमान ऐसा नहीं मिलता जो किसी लोकसभा से जीत कर आए। भाई अभी बता दे। आपने बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब मुसलमान को मुसलमान के हिसाब से देखना आपकी फितरत है, मगर अफसोस की बात यह है कि मुसलमान को आप मुसलमान नहीं देखते, वोट बैंक के रूप में देखते हैं। और उनको आपको उस वोट बैंक के जो एक्सक्लूसिव थोक विक्रेता है ना, वो कट्टरपंथी मुसलमान नजर आते हैं। यहां पे ये समस्या है। अब मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों हुआ। आजादी के बाद अभी ये बताइए, उस्ताद जाकिर हुसैन की डेथ हुई, कोई गया उनके घर पे? सच्चाई है ना, पूरी बात। देयर इज नो मिनिस्टर। मैं पूरी बात कह रहा हूं। मिनिस्टर क्यों, मैं बताना चाहता हूं। जो अच्छा और सच्चा मुसलमान होगा उसके साथ कभी ये नहीं खड़े होंगे सेकुलर दल। इनको अपराधी और आतंकवादी चाहिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला? अटल जी की सरकार में, जिसने पहली शहनाई बजाई थी। ये बताइए, अशफाक उल्लाह खां के घर पे कभी गए? मलिक मोहम्मद जायसी के घर पे गए? अब्दुल रहीम खान खाना के घर पे गए?
शेख मोहम्मद इब्राहिम रसखान के घर पे गए, आलम शेख के घर पे गए। मुसलमान की हज सब्सिडी खत्म कर दी। आपने उसी आम मुसलमान की हज सब्सिडी को खत्म कर दिया। कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्रियों को आप पैसा देते हैं। करूं मैं इसका क्या करूं, क्या करूं इसका। अच्छा, अब आपको बताता हूं। बस आखिरी सवाल है मेरा। बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने किया। मुझे जो अर्लीस्ट याद है अपनी मेमोरी में, वो कुंभ का मेला 89 का याद है। और मेरे मन में स्टूडेंट लाइफ में बात उठी, भैया कुंभ मेले पे मेला टैक्स और हज पे सब्सिडी, गजब का सेक्युलरिज्म है। और मैं पूछना चाहता हूं, पूरी बात सुनिए, पूरी बात। हज जाना चाहिए अपने पैसे से, वो सवाब का काम है। हज जाएंगे सरकार के पैसे से, जिसमें 95% टैक्स पेयर काफिर हैं। काफिरों के पैसे से हज जाओगे तो सवाब कैसे मिलेगा मेरे भाई? वो तो आपकी धार्मिक मान्यता का सम्मान करने के लिए हमने किया है। पहला सवाल तो सुधांशु जी कि गांधी जी की चॉइस थे, आपने किताबों का जिक्र कर दिया कि उद्धृत है उसमें जवाहरलाल नेहरू। तो गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को चुन के गलती की, ये कहते हैं आप? ये तो देश की जनता को दिखाई पड़ा है, क्योंकि आपको पता, बहुत से लोगों को पता नहीं है। नेहरू का प्रधानमंत्री बने थे, 15 अगस्त 47 को नहीं बने थे, 2 सितंबर 1946 को बने थे अंडर कैबिनेट मिशन प्लान, लॉर्ड वेबल के द्वारा शपथ लेकर, यूनियन जैक झंडे के नीचे, क्वीन की निष्ठा के नाम की शपथ लेकर अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने थे। और उनके प्रधानमंत्री रहते हुए भारत के विभाजन का प्रस्ताव जून 1947 में कांग्रेस की कार्य समिति में पारित हुआ। उनके रहते हुए भारत ने मनुष्य जाति के इतिहास का सबसे बड़ा एक्सोडस झेला, सबसे बड़ा लोगों की हत्याएं झेली। और उनके रहते हुए आपको पता है, जब देश आजाद हुआ भारत की फौज कितनी थी? भारत की फौज 25 लाख की थी, वो 2-3 लाख की हो गई। आपको पता है हमारी एयरफोर्स 1932 से थी, ब्रिटिश लीगेसी से। चाइना की एयरफोर्स ही नहीं थी 47 में, 49 में एयरफोर्स बनी। उसके बाद हम 62 में चीन से हार गए। नेहरू जी की नीति क्या रही? एक लाइन में कहूंगा, आधा आधा, पंजाब गया, बंगाल गया, पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का हवा ऊंचा भाल गया। अब आप स्वयं सोच लें, ये फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? आप ये बता दीजिए मुझे कि गांधी जी का ये हिस्टोरिक ब्लंडर था नेहरू को प्रधानमंत्री के लिए चुनना, कह दीजिए आज। देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि ये विषय जानते हैं, इसके लिए आप मौलाना आजाद की किताब पढ़ लीजिए, उन्होंने लिखा हुआ है जो आप वर्ड बोल रहे हैं ना। और कौन सी? वो आखिरी के 40 पन्ने जो उन्होंने कहा था कि मौलाना आजाद की मृत्यु के 30 साल बाद रिलीज हो, जो 1987 में रिलीज हुए। मगर शायद पता नहीं होगा मौलाना आजाद को कि 30 साल बाद भी राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, इसलिए दबा दिए गए। वो 40 पन्ने पढ़ लीजिए सुकेश जी, आपकी बात का लगभग इन्हीं शब्दों में जवाब लिखा है। नहीं, वो किताब मैंने पढ़ी है, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं। अच्छा, मैं आपसे सुनना चाहता हूं, गांधी जी ने हिस्टोरिक ब्लंडर किया नेहरू को बना के, गांधी की गलती थी जो ये देश आपके हिसाब से भुगत रहा है। जब नेहरू जी बने उसके जिम्मेदार गांधी जी थे। देखिए, जब पढ़े हैं तो सुनना क्यों चाहते हैं? आप तो पत्रकार हैं, राजनीति काहे कर रहे हैं? अरे सुनिए, आप सुनिए, अब अगर खुल के बोलना है तो मैं बोल देता हूं। अप्रैल 55 में डॉक्टर अंबेडकर का इंटरव्यू है BBC, उनकी वॉइस में अवेलेबल है। गांधी जी के बारे में उनके कितने सुंदर विचार थे, उनकी वॉइस में सुन लीजिए। मेरे शब्दों क्या जरूरत? डॉक्टर अंबेडकर की वॉइस बोलिए ना सुधांशु जी, आपके शब्दों में सुनना चाहते हैं, जिसको इतने बड़े बड़े लोग बोल चुके हैं। नहीं, अंबेडकर, मौलाना आजाद सब सही है, आप बोलिए कि गांधी जी डिड द बिगेस्ट ब्लंडर देखिए दिस कंट्री बाय अपॉइंटिंग जवाहरलाल नेहरू एज द प्राइम मिनिस्टर। अब मैं कोट कर देता हूं, हम नहीं, सुनिए तो गांधी ने खुद कहा है। अब सुनिए, गांधी को कोट कर रहा हूं, बाकी तो छोड़ दीजिए। खलीकुस जमा बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा। खलीकुस जमा का नाम सुना है आपने? कौन थे ये? ये बहुत बड़े मुस्लिम लीडर थे, मिर्जापुर के थे। और नेहरू की ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच के बाद अगली स्पीच इन्होंने दी। उन्होंने किताब पाथवे टू पाकिस्तान या कुछ इस ढंग से लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गांधी ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा, वो रामदास उनका नाम था, वही बेटे जिन्होंने उन्होंने उनको मुखाग्नि दी थी। उन्होंने कहा देखो मेरा बेटा क्या लिख रहा है,
ये खलीकुज़्ज़मा बकौल गांधी कोट कर रहे हैं कि आप जो हैं वो मतलब मेरे लिए कह रहा है वो गांधी जी कह रहे हैं कि आप तो देश के लिए, हिंदू समाज के लिए अभिशाप होते जा रहे हैं। ये मेरा बेटा मेरे को कह रहा, मैं बताओ क्या बताऊं। अब तो मैंने गांधी कोट कर दिया, बहू को जरूरत है कुछ क्या? नहीं आप नहीं बोल रहे हैं, चाहे कुछ अरे भी भाई। हो जाए, मैं खुद नहीं बोलूंगा। अरे आप बोलिए तो सही। अब देखिए बोलिए। अब बता रहा हूं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति समझना चाहे उसे समझाया जा सकता है, जो जागना चाहे उसे जगाया जा सकता है, जो जगते हुए सोने का वो कर रहा उसे नहीं जगाया जा सकता। इसलिए जो एक पत्नी लाइन गली में होना सुनिए। चाहता है वो सुधांशु सुनिए। द्विवेदी होता है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। पत्नी गली मत होइए। मैं एक पत्नी गली नहीं, हिस्ट्री मैं एकदम, मैंने आपको लगातार 3-4 चीजें कोट कर दी, फिर भी मैं कहना चाहता हूं समझ के समझाओ उसको जिसके की समझ है। जो समझ के भी ना समझे, समझो कि वो ना समझ है। एग्जैक्टली सुधांशु जी, जो आप समझ रहे हैं वहां बैठ करके और उसके बाद भी ना समझी दिखा रहे हैं, हिस्ट्री की किताबें कोट कर रहे हैं। बोल दीजिए ना, बोलने में क्या जाता है, सिर्फ 2 लाइन बोलनी है नहीं, कि मैंने तो कहा गांधी ना। ने गलत किया। देखिए समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी, और आपको अनाड़ी नहीं मानता। गजब बेइज्जती है। नहीं मैंने तो देखिए, अब आपको बताएं, आपने मुझसे बोल के कह के गांधी जी की कितनी बखिया उधड़वाएंगी? 3 तो मैंने दे दिए आपको रेफरेंस, अब और भी चाहिए क्या? कंट्रोल। अब आप सुनिए, कृपलानी ने भी अपनी किताब में यही लिखा है कि नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय बहुत गलत था जो गांधी जी ने लिया। ये कृपलानी कौन है? कांग्रेस के बाद में अध्यक्ष रहे हैं। तो इसलिए सुधांशु मैंने जी, सिर्फ कांग्रेस अध्यक्षों को कोट किया है, हल्का फुल्का कोट नहीं किया है। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।